तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरू राठौर फ्री क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले आता है बर्लिन की दीवार। तो पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। ये 28 वर्ष तक खड़ी रही और ये 150 किलोमीटर लंबी थी। उसके बाद आता है सोवियत संघ यूएसएसआर। तो 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवाद सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया था और इसमें कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे और अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, ये जो आदि देश है वो इसमें 15 गणराज्य शामिल थे। उसके बाद आता है सोवियत प्रणाली। तो साम्यवादी संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रित योजना राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाएगी। दूसरे शब्दों में सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ अपने विकास किया। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। तो सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी और सोवियत प्रणाली में नियोजित व्यवस्था थी और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी न होना, उन्नत संचार प्रणाली थी। उसके बाद मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। उसके बाद आता है दूसरी दुनिया के देश। तो पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवाद प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। इन्हें समाजवादी खेमे के देशों या दूसरी दुनिया कहा जाता है। साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर। तो सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिकी की अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है। इसमें स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित होती है और ये व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं होता। इसमें व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व या महत्ता होती है और समाजवादी आदर्शों से प्रेरित होता है। इसमें अधिक लाभ पूंजीवाद के सिद्धांत है और उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है और इसमें बाजार का नियंत्रण होता है। उसके बाद आता है मिखाइल गोर्बाचेव। तो 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों का लोकतंत्रीकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना व खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और 15 नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी शासन की कमियां। तो सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के जवाबदेह नहीं रही और इसकी कमियां थी। कम्युनिस्ट पार्टी में सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। तो भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था और गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था असक्षम थी और विशाल देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी और सत्ता का जनाधार खिसकता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाही प्रकृति के नेता भी थे जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं था और पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिले थे। सोवियत संघ के विघटन के कारण पहला कारण था नागरिकों की राजनीति और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न करना, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही शिकंजा और कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन और सोवियत संघ में अपना पैसा और संसाधन
पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण में रहे। लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा था और संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना और प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना और उसकी प्रमुखता और गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध और अर्थव्यवस्था गति रूट व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी और राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार और सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो आइए हम देखते हैं परिणाम। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया था और दूसरी दुनिया का अंत हो गया था। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का जो है उदय हो गया था। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई थी। सोवियत खेमे का अंत हो गया था। 15 नए देशों का उदय हुआ और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई और रूस सोवियत संघ का अधिकारी बन गया और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए और समाजवादी विचारधारा, प्रशंसनीय पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व और शॉक थेरेपी को अपनाया गया और उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। और भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिला और कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का और विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत द्वारा अन्य विकासशील देशों पर अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा। और बाद में आता है एक ध्रुवीय विश्व। तो विश्व में एक महाशक्ति का होना और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। उस वक्त विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था और विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था असफल हो गई। अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता का इतना अच्छा होना कि विश्व में कोई भी देश उसको चुनौती नहीं दे सकता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर उसका वर्चस्व था और उसकी जींस, कोक, पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृतियों पर हावी हो रही थी। हथियारों की होड़ की कीमत। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में वह पश्चिमी देशों से पिछड़ गया और उत्पादकता और गुणवत्ता के मामलों में पश्चिमी देशों के से बहुत पीछे रह गया। और उसके बाद आता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ घात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा। इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल देना और पूंजीवाद पद्धति से खेती की जाने लगी और मुक्त व्यापार की व्यवस्था को अपनाना। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। और शॉक थेरेपी के परिणाम थे पूर्णतः असफल रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस मुद्रा रूबल में गिरावट आई और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई और सरकारी रियासत खत्म हो गई। ज़्यादातर लोग गरीब हो गए। 90% उद्योगों को निजी हाथों और कंपनियों को कम दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा गया। आर्थिक विषमता बढ़ी और खाद्यान्न संकट बढ़ा। माफिया वर्ग का उदय हुआ। अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया। कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रवादी शासन। उसके बाद आता है ग्रास तेल। शॉक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्यवादी शासन थी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। औद्योगिक आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। ग्रास सेल जैसी हालात उत्पन्न करने के कारण महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पाने दामों पर
पौने दामों में बेच दिया गया। और हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। और रूस मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। उसके बाद आता है संघर्ष और तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ी है और रूस के दो गणराज्य चेचना और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और चेकोस्लोवाकिया दो भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बंट गया। और अरब स्प्रिंग 21वीं शताब्दी में पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हुए। ऐसे ही आंदोलनों को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 2010 में मोहम्मद बौजीजी के आत्मदाह के साथ हुई। विरोध प्रदर्शन के तरीके हड़ताल, धरना, मार्च और रैली। और विरोध का कारण जनता का असंतोष, गरीबी, तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। उसके बाद बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और बाल्टिक क्षेत्र में लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एस्टोनिया और लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 2004 में नाटो में शामिल हुए। उसके बाद आता है मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्ष यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिज़स्तान और जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशियाई गणराज्यों के पेट्रोल के विशाल भंडार है। इसी कारण से यह क्षेत्र भारी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। और पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है और रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है और दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार और रूस से तेल आयात और परमाणविक योजना तथा आंतरिक योजना में रूसी मदद। और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के 72वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया था। हमारा आज का चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत